हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खां का लिखा हुआ सबक अपनी मदद आप। ये आपके जो हिस्सा नसर है उसका पहला सबक है, सर सैयद अहमद खां का लिखा हुआ। क्या है इस सबक में वो बात मैं आपको समझा देता हूँ। आज के वीडियो में हम इस सबक को कंप्लीट करेंगे। सर सैयद अहमद खान ने एक सबक लिखा है जिसका नाम है अपनी मदद आप। और इसकी शुरुआत वो इस तरीके से करते हैं कि खुदा उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। खुदा उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, यानी जो अपनी मदद आप करना नहीं जानते हैं उनकी मदद खुदा भी नहीं करता है। तो इस जुमले से ये शुरुआत होती है कि खुदा किन लोगों की मदद करता है, जो अपनी मदद आप करते हैं। तो जैसे यहां एक बात आई है शख्सी तरक्की की, यानी शख्सी तरक्की किसको कहते हैं? जब एक शख्स में खुद की इज्जत करने का, खुद की वफादारी करने का जज्बा होता है तो उसको शख्सी तरक्की कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सबक में जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी उनको मैं बोर्ड पे लिखूंगा और आप भी अपनी कॉपी और किताब निकाल करके उसको आप पढ़ेंगे। तो क्या है, देखिए पेज नंबर 4 पर ये दे रखा है कि अपनी मदद आप, सर सैयद अहमद खां। सबसे पहले तो आपको जितने भी मुसन्निफ हैं, सबक हैं, उन मुसन्निफों के नाम याद रहना जरूरी है। तो अपनी मदद आप, इस सबक के जो मुसन्निफ हैं उनका क्या नाम है? सर सैयद अहमद खां। खुदा उन लोगों की मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। खुदा किन लोगों की मदद करता है? जो आप अपनी मदद करते हैं। ये बड़ी लाइन के अंदर दे रखा है, स्टार्ट इसी से होता है। जैसे खुदा उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये एक निहायत उम्दा आमोज मकूला है। इस छोटे से फिक्रे में इंसान का और कौमों का, नस्लों का तजुर्बा जमा है। एक शख्स में अगर अपनी मदद आप करने का जोश है तो वो उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट मैंने बात है कि भाई शख्सी तरक्की की बुनियाद क्या है। जैसे मैंने अभी कहा कि शख्सी तरक्की की जो बुनियाद है वो क्या है, तो जवाब क्या है? शख्सी तरक्की की बुनियाद क्या है? जब एक शख्स में, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, कॉपी निकाल लीजिए। जब एक शख्स में, रफ कॉपी में लिख लीजिए, जब एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश होता है तो ये उस, तो ये शख्सी तरक्की की, जब एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश होता है तो ये उस शख्स की तरक्की, तो ये शख्सी तरक्की की बुनियाद है। सवाल बनता है कि शख्सी तरक्की की बुनियाद क्या है? जवाब आपको समझ में आ गया कि जब एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश होता है तो ये शख्सी तरक्की की बुनियाद है। चलिए पेज, किताब खोलिए आप अपनी, पेज में दे रखा है मुख्तसर सवाल, पेज नंबर 9 पे देखिए। 5वें नंबर पे सवाल दे रखा है, पेज नंबर 9 खोलिए अपनी किताब का। उसमें 5वें नंबर पे सवाल है कि शख्सी तरक्की की बुनियाद क्या है। जवाब क्या होगा? शख्सी तरक्की की, जब एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश होता है तो ये शख्सी तरक्की की बुनियाद है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात। यहाँ मैं बीच बीच में आपको ये सवाल का भी डिस्कस करते जा रहा हूँ और आपको इससे पता चलेगा कि सवाल किस तरीके से आते हैं, तो एग्जाम में किस तरह से उसका जवाब लिखना है। और जब ये बहुत से, और यही जोश जब बहुत से शख्सों में पाया जाता है तो वो कौम तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। जैसा कि किसी शख्स के लिए या किसी ग्रोह के लिए दूसरा कुछ करता, तो ये ऊपर वाली बात अंडरलाइन कर लीजिए आप अपनी कॉपी किताब में कि जब ये जोश बहुत से शख्सों में पाया जाता है, कौन सा जोश है? जब ये जोश बहुत से शख्सों में पाया जाता है
तो ये कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। अब सवाल पूछा जाए कि कौमी तरक्की और कौमी मजबूती की जड़ क्या है? जब बहुत सारे कौम के बहुत सारे शख्सों में अपनी मदद आप करने का जोश पाया जाता है तो वो कौमी तरक्की की जड़ है। जोश अपने आप मदद करने का कम हो जाता है और जरूरत अपने आप मदद करने से कि उसके दिल में मिटती जाती है, उसके साथ गैरत और जो असली चमक दमक इंसान की है अज खुद जाती रहती है। यानी अगर किसी इंसान में अपनी मदद आप करने का जोश खत्म हो जाता है तो उस इंसान की जो अपनी चमक होती है वो चमक क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, क्योंकि वो नाकामयाब हो जाता है अपनी जिंदगी में। इसलिए अगर आप दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मदद आप करनी पड़ेगी। यानी खुद को ये सोचना पड़ेगा कि मुझे मेरे लिए करना है। अपनी मदद आप करने का मतलब क्या हुआ कि मुझे कुछ मेरे लिए करना है। ये नहीं कि कोई दूसरा आकर मेरे लिए कर जाए, दूसरा कोई आकर मेरे काम कर जाए और मैं कुछ ना करूं तो ये तो क्या हो गया? नाकामयाबी की निशानी। कामयाबी की निशानी क्या है? मेरे काम मैं खुद करूं और मैं किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहूं, मैं अपनी मदद खुद करना जानता हूं, मैं किसी के भरोसे नहीं बैठ सकता। इसी को कहते हैं अपनी मदद आप करना। कौम का जब के एक कौम का ये हाल है तो सारी कौम दूसरी कौमों की आंखों में जलील और बेगैरत और बेइज्जत हो जाती है। आदमी जिस कदर के दूसरे पर भरोसा करते जाते हैं, ख्वाह अपनी भलाई अपनी तरक्की का भरोसा गवर्नमेंट ही पर ही क्यों ना करें। यहाँ तक कि ये सर सैयद अहमद खां फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी खुद की भलाई का भरोसा किस पे करता है? गवर्नमेंट पे भी करता है तो वो भी गलत है उसके लिए। यानी उसको हमेशा अपनी मदद आप करने के लिए उसको किस पे भरोसा करना चाहिए? अपने आप को। उसे ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए गवर्नमेंट कर जाए। तो गवर्नमेंट कब तक करेगी ये बताया जा गया है यहाँ कि वो इस कदर बे मदद और बेइज्जत हो जाते हैं कि ए मेरे हमवतनों भाइयों क्या तुम्हारा ये हाल नहीं है? सर सैयद अहमद खां पूछ रहे हैं कि ए मेरे भाइयों, हम वतनों, किन से मुखातिब है? हम वतनों से, जो वतन में रहने वाले उनसे, हिंदुस्तानियों से, कि क्या तुम्हारा ये हाल नहीं है? क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जो मदद है वो कौन करे आकर? गवर्नमेंट करे। जबकि इंसान तरक्की कब करता है? इंसान के चेहरे पे चमक दमक कब आती है? जब वो अपनी मदद खुद करना जानता है, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहता है। अब देखिए आगे पैराग्राफ चेंज करके बात आ रही है। ये एक नेचर का कायदा है। नेचर का मतलब कुदरत का एक कायदा है। क्या कायदा है? कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, यानी जैसा कौम का चाल चलन होता है, जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ क्या बात आई है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। समझ गए इस बात का मतलब? नहीं समझे? समझा देता हूं। यानी गवर्नमेंट किसके लिए होती है? कौम। कौम किनसे मिलकर बनी होती है? जब कई सारे शख्स, कई सारे इंसान एक जगह जमा होते हैं तो वो क्या बन जाती है? कौम बन जाती है। और कई सारी कौमों से मिलकर क्या बनता है? मुल्क बनता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान मुल्क में अलग अलग कौमें हैं, जैसे कोई नाई है, कोई कसाई है, ठीक है, कोई जाट है, कोई चौधरी है, कोई बामण है, कोई बनिया है, कोई काश्तकार है, कोई सिक्का है, कोई क्या है, मतलब दुनिया भर की मुख्तलिफ कौमें हमारे मुल्क में आबाद है। ये तमाम मुल्क के कौमें मिलकर क्या बनी? क्या बना? एक कौम, मुल्क बना। और ये कौम किनसे मिलकर बनी होती है? जैसे मान लीजिए नाई, ये एक नाई एक कौम है, बामण एक कौम है। बामण में एक शख्स तो है नहीं, कितने सारे शख्स हैं, उन सबको मिलाकर एक कौम क्या बनी? बामण कौम बनी। तो इसीलिए ऐसी कई सारी कौमें मिलकर क्या बनाती हैं? मुल्क बनाती है। कौम किनसे मिलकर बनती है? लोगों से, शख्स से। कौम किनसे मिलकर बनती है? शख्स से। और कई सारे शख्स जब एक जगह जमा होते हैं तो वो क्या बन जाती है? कौम। और कई सारी कौम मिलकर क्या बनती है?
ये मुल्क बनता है। और मुल्क को चलाने के लिए कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। तो जैसा चाल चलन कौमों का होगा, यानी जैसी जनता होगी वैसी ही गवर्नमेंट होगी। मतलब क्या है इसका? कि जैसी जनता होगी वैसे ही राजा होंगे। जनता अगर जागरूक होगी तो राजा भी जागरूक होगा। तो यहाँ ये बात बताई गई है। सर सैयद अहमद खां क्या कहते हैं कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है उसी के मुनासिब हाल क्या होती है, यानी उसी की तरह क्या होती है? गवर्नमेंट होती है। और उसी के मुआफिक और उसी के मुआफिक कानून भी उसी के मुआफिक होते हैं। ध्यान रखना, कानून भी उसी की तरह होते हैं। अब देखिए, जिस तरह के पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है, जिस तरह पानी खुद अपनी दायरे में, अपने आयतन में आ जाता है, उसी तरह उम्दा रियाया उम्दा हुकूमत होती है और जाहिल व खराब ना तरबियत याफ्ता रियाया पर वैसी ही अक्खड़ हुकूमत करनी पड़ती है। मतलब जिस तरह से पानी अपनी पंसाल में आ जाता है, मिसाल देके समझा रहे हैं सर सैयद अहमद खां। पंसाल का मतलब क्या हो गया? जैसे आप पानी को एक गिलास में डालेंगे तो वो पानी किसकी शक्ल ले लेगा? गिलास की शक्ल। और उसी पानी को अगर आपने मान लीजिए कि बड़े बर्तन, चौड़े बर्तन में डाला तो वो बर्तन की शक्ल ले लेगा। और उसी पानी को अगर आप इस पैन में डाल देंगे तो वो पैन की शक्ल ले लेगा। यानी पानी को जहां आप डालोगे, जहां बहाओगे, पानी अपनी शक्ल बदल देता है। ठीक उसी तरह से जैसी कौम होती है वैसी ही गवर्नमेंट होती है। अगर रियाया, रियाया मतलब भी कौम ही होता है, अगर रियाया अच्छी समझदार है तो कौम, गवर्नमेंट भी क्या होगी? समझदार। और रियाया अगर जो अक्खड़ है, ना समझ है, बेअकल है, तो वहां की गवर्नमेंट को भी वैसा ही बनना पड़ता है। तमाम तजुर्बों से ये बात साबित होती है। अब कह रहे हैं सर सैयद अहमद का, ये जितने भी तजुर्बे हैं उन तमाम तजुर्बों से एक बात साबित होती है कि किसी मुल्क की जो खूबी है, कोई भी मुल्क की जो खूबी है और उम्दगी, यानी कोई भी मुल्क के अंदर जो खूबी अगर पैदा होगी और कोई भी मुल्क अगर तरक्की करेगा तो वो किस वजह से करेगा? कद्र व मंजिल निस्बत वहां की गवर्नमेंट के उम्दा होने से नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। किसी भी मुल्क के उम्दा होने के लिए क्या जरूरी नहीं है? वहां की गवर्नमेंट उम्दा हो। उम्दा मतलब बहुत बढ़िया। उम्दा का मतलब क्या होता है? उम्दा। उम्दा का मतलब होता है बहुत बढ़िया। यानी किसी की जो मुल्क की जो खूबी है वो वहां की गवर्नमेंट अच्छी हो उस पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि किस पर डिपेंड करती है? वहां के रहने वाले लोगों पर डिपेंड करती है। सर सैयद अहमद खां क्या कह रहे हैं? किसी भी मुल्क की खूबी, यानी किसी भी मुल्क की जो तरक्की है वो किस पर डिपेंड करती है? वहां की गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि किसके पर डिपेंड करती है? उस मुल्क में रहने वाले कौम के जो लोग हैं उन पर डिपेंड करती है। कह रहे हैं ये बात, ये गवर्नमेंट के उम्दा होने के ज्यादातर उस मुल्क की जो रियाया है, रियाया, रियाया मतलब जनता, उस मुल्क की जो रियाया के जो चाल चलन, चाल चलन, अखलाक व आदात, अखलाक व आदात, तहजीब व शाइस्तगी। तो किसी भी मुल्क की जो उम्दगी है वो किस पर डिपेंड करती है? वो वहां की जो रियाया है उसके चाल चलन, उसके अखलाक व आदात और उसकी तहजीब व शाइस्तगी पर मुनहसर होती है। मुनहसर का मतलब उर्दू में क्या होता है? डिपेंड होना। यहाँ सवाल याद रखना भाई, पूछा जा सकता है। यानी किसी भी मुल्क की जो उम्दगी है, किसी भी मुल्क की जो उम्दगी है वो किस पर डिपेंड करती है? मुनहसर का मतलब यहाँ डिपेंड होना है। हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो हम डिपेंड नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? मुनहसर। यानी किसी भी मुल्क की जो उम्दगी है, किसी भी मुल्क की जो खूबी है वो किस पर डिपेंड करती है? वहां की रियाया के चाल चलन, अखलाक व आदात। अखलाक का मतलब व्यवहार, आदात का मतलब उसकी आदतें, आदात का मतलब क्या हो गया? आदतें। तहजीब यानी उनके जो तमीज है वो, और उनकी शाइस्तगी यानी उनका जो नरमपन है, उनकी जो नरमाई है उस पर डिपेंड करती है। आगे देखिए,
क्योंकि कौम शख्सी हालतों का मजमुआ है और एक कौम की तहजीब दर हकीकत उन मर्द औरत बच्चों की शख्सी तरक्की है जिनसे वो कौम बनी है। यानी कौम की तरक्की किस पर डिपेंड करती है? उस कौम में रहने वाले जो मर्द औरत बच्चे हैं उनकी तरक्की के ऊपर ही कौम की तरक्की डिपेंड करती है। और कौम की तरक्की होगी तो किसकी तरक्की होगी? मुल्क की तरक्की होगी। तो ये सर सैयद अहमद खान यहाँ बताना चाह रहे हैं। अब देखिए कौम की तरक्की का मजमुआ क्या है, जैसे यहाँ बता रहा हूं मैं। कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी इज्जत का, शख्सी ईमानदारी का और शख्सी हमदर्दी का। यानी अगर कौमी तरक्की करनी है तो उसके लिए कौन सी तीन बातें जरूरी है? पहली शख्सी इज्जत, दूसरी शख्सी ईमानदारी, तीसरी चीज क्या है? शख्सी हमदर्दी। तो देखिए ये सवाल बन सकता है कि कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी तरक्की, शख्सी शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी और दूसरी चीज है शख्सी हमदर्दी। सवाल बनता है यहाँ पर कि कौमी तरक्की जो है वो किन चीजों का मजमुआ है? तीन चीजें आती हैं कौमी तरक्की में, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी और शख्सी या हमदर्दी। शख्सी का मतलब यानी हर शख्स से क्या करे? एक दूसरे की इज्जत करे, हर शख्स एक दूसरे के साथ क्या करे? ईमानदारी दिखाए, और हर शख्स एक दूसरे के साथ क्या करे? हमदर्दी करे। तो ये सारी चीजें होंगी तो वो कौम क्या करेगी? तरक्की करेगी। तो कौमी तरक्की के लिए कौन सी चीजें जरूरी है? यानी शख्सी मतलब हर शख्स जो है वो क्या करे? हर शख्स शख्सी इज्जत को अपनाए, शख्सी ईमानदारी को अपनाए और शख्सी हमदर्दी को। तो सवाल बनता है कि कौमी तरक्की किस चीजों का मजमुआ है? तो जवाब ये रहा, कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी इज्जत का, शख्सी ईमानदारी का, शख्सी हमदर्दी का। समझ में आ रहा है? देखिए आगे नेक्स्ट। और उसी तरह से इसके जस्ट अपोजिट, ये तो है कौम की तरक्की के लिए। अब मान लीजिए कौम का, ये यहां से मैं मिटा रहा हूं। अब मान लीजिए कौम का तरक्की नहीं है बल्कि कौम की बर्बादी करनी है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? अगर कौम बर्बाद होगी तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार होती हैं? देखिए कौमी जो तनज्जुल, तनज्जुल का मतलब बर्बादी, तनज्जुल का मतलब क्या होता है? बर्बादी। कौमी तनज्जुल मजमुआ है, किताब में दे रखा है, किन किन चीजों का? शख्सी सुस्ती का, शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, बेईमानी और शख्सी बुराइयों का, शख्सी खुदगर्जी। सवाल बनता है कि कौमी तनज्जुल कौन सी बातों का मजमुआ है? तो जवाब है कौमी तनज्जुल मजमुआ है किन किन बातों का मजमुआ है? शख्सी बेईमानी का, शख्सी सुस्ती की, यानी हर शख्स अगर सुस्त हो जाएगा तो वो कौम क्या हो जाएगी? तनज्जुल हो जाएगा, उस कौम की बर्बादी आ जाएगी। हर शख्स एक दूसरे की क्या करेगा? बेइज्जती करेगा तो वो कौम बर्बाद हो जाएगी। बेईमानी करेगा तो भी वो बर्बाद हो जाएगी। खुदगर्जी मतलब स्वार्थपन, लालचीपन, उसको कहा जाता है खुदगर्जी। और शख्सी बुराइयों का। आगे देखिए, ना तहजीबी व बदचलनी जो अखलाकी व तमद्दनी यहाँ है मामी माशराती बुदाइयों बदियों में शुमार होती है, दर हकीकत वो खुद उस शख्स की आवारा जिंदगी का नतीजा है। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डाले तो वो और नैस्त तो नाबूद करे, तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत से भी ज्यादा जोर शोर से पैदा हो जाएंगी, जब तक शख्सी जिंदगी की शख्सी चाल चलन की हालतों की तरक्की ना की जाए।
اب اگر ہم چاہیں کہ ان برائیوں کو ہم دور کریں تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہر شخص کا کیا سدھرنا ضروری ہے؟ چال چلن سدھرنا ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ برائیاں دور ہو قوم میں سے تو ہر شخص کا کیا سدھارنا ہوگا؟ چال چلن سدھارنا ہوگا. اے میرے عزیز ہم وطنوں، سر سید آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے عزیز ہم وطنوں، یعنی اے میرے پیارے میرے وطن کے ساتھیوں، کیا اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو، غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح عمدہ ہو. تو سر سید کس پہ زور دے رہے ہیں؟ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس چیز پہ غور کرو کہ تمہارے لوگوں کا، جو قوم کے جو تمہارے شخص ہیں ان کا کیا ہو؟ چال چلن کس طرح سے سدھرے. بات چیت کا، وضع لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے اسے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے. بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے. امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی قوم ہیں جنہوں نے عزتیں پائی ہیں ان کا سب کا ایک ہی فارمولا ہے. کیا فارمولا ہے؟ اپنی مدد آپ کرنا. سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں دنیا کی جتنی بھی قوم ہیں جنہوں نے عزتیں پائی ہیں انہوں نے ایک ہی چیز پہ عمل کیا ہے، وہ ہے اپنی مدد آپ کرنا. جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے گا. اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں. پچھلا انسان کی بدیوں کو دور کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو. ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے. کس میں؟ شخصی چال چلن میں یہ اللہ نے طاقت دی ہے کہ زندگی کا برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قومی اثر پیدا کرتا ہے. اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ تعلیم ہے. جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں، مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم کی تعلیم اس تعلیمی ابتدائی میں معلوم ہوتی ہے. زندگی کے علم یعنی زندگی کے برتاؤ کا کام، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں، انسان پر قوم اور بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. مکتب و مدرسہ مدرسۃ العلوم کا علم تاک یا صندوق میں، الماری میں، کسی بڑے مکتب خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر زندگی کے برتاؤ کا علم وقت دوست سے ملنے کے لیے، گھر کے رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں پھرنے میں، صرافوں کی دکان میں، ہل جوتنے میں، کپڑا بننے کے کارخانے میں، کلوں سے کام کرنے میں، کارخانے میں اپنے ہاتھوں ساتھ ہوتا ہے، اور پھر بے سکھانے اور بے شاگرد کیے ہوئے گئے لوگوں میں صرف برتاؤ سے پھیلتا جاتا ہے. مطلب شاعر کیا، یہ سر سید احمد خان کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو مکتب کی یعنی آپ کو اسکول کی اگر کتابیں پڑھنی ہیں، اسکول کی باتیں سیکھنی ہیں تو آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا انسان بنے تو وہ کتابوں میں نہیں ملتا. اس کے لیے تو آپ کو جن لوگوں سے آپ مل رہے ہیں، جہاں آپ پڑھ رہے ہیں، جہاں آپ کام کر رہے ہیں، وہاں آپ کا چال چلن کیسا رہتا ہے، تبھی آپ لوگوں کی دلوں میں عزت پا سکتے ہیں. تو عزت کسی کتاب میں نہیں ملتی ہے. ملتی ہے کیا؟ عزت کسی کتاب میں نہیں ملتی، بلکہ عزت انسان کے اپنے چال چلن، جہاں وہ رہ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جن جن لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، اس کا جو چال چلن ہے اسی سے ہی اس کو عزت ملتی ہے. یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. اس پچھلے علم سے عمل، چال چلن، تعلیم، نفسی نفس کشتی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے. یہی پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو کیا کرتا ہے؟ وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کی کاروبار کرنے اور اپنی عافیت کے سنوارنے کے لائق بناتا ہے. اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تعلیم حاصل ہوتی ہے. لارڈ بیکن کا نہایت عمدہ قول ہے کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے. مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ کر دیتا ہے. علم یہ نسبت عمل ہے اور سوانح عمری ہے. بہ نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ قابل ادب بناتا ہے. کیا یہی وجہ ہے کہ مدرسۃ العلوم مسلمانوں کے بانیوں نے یہ تجویز کی ہے کہ مسلمانوں کے لڑکے گھروں سے بد صحبتوں سے علیحدہ مدرسۃ العلوم اور اشرافوں میں تربیت یافتہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں، میں رکھے جائیں. تو سر سید احمد خان لاسٹ میں کیا کہتے ہیں
किसका जिक्र कर रहे हैं? मदरसतुल उलूम। याद कीजिए स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, मदरसतुल उलूम। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ में एक मदरसतुल उलूम कायम किया था, और यही मदरसतुल उलूम क्या बना? अलीगढ़ मोमडन कॉलेज बना। और आज किस नाम से मशहूर है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। किस नाम से मशहूर है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये थी सर सैयद अहमद खान के सबक की इंपॉर्टेंट बातें। अब अगर आपको इसमें जैसे कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट जो पीछे सवाल दे रखे हैं उनके बारे में। देखिए पहला सवाल क्या है। दो तरीके के सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। किताब में तीन तरीके के सवाल दे रखे हैं। एक सवाल तो दे रखा है किताब में मुख्तसरीन, और एक सवाल दे रखा है मुख्तसर, और एक दे रखा है तफसीली। एग्जाम में दो ही तरीके के सवाल आएंगे, मुख्तसरीन और मुख्तसर। मुख्तसरीन सवाल जो होगा वो 1 नंबर का आता है, मुख्तसर जो सवाल होता है वो 2 नंबर का आता है। टोटल पूरे सिलेबस में 22 चैप्टर ही हैं, और इन 22 चैप्टर में से नसर और नज़म के मिला करके कुल कितने सवाल पूछे जाएंगे आपके मुख्तसरीन? 10 सवाल पूछे जाएंगे, सॉरी 6 सवाल पूछे जाएंगे स्टूडेंट। टोटल कितने सवाल पूछे जाएंगे? 6 सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, और 6 ही सवाल मुख्तसर के पूछे जाएंगे। तो 6 सवाल ये 1-1 नंबर का है, तो 6 इंटू 1 ये कितने हो गए? 6 नंबर। और ये 2 नंबर का है तो 6 इंटू 2 कितने हो गए? 12। टोटल छोटे मुख्तसरीन सवाल, मुख्तसरीन और मुख्तसर सवाल टोटल कितने नंबर के हुए? 18 नंबर के आपके हुए। ठीक है स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। तो तफसीली सवालात आपको इतना गौर से नहीं पढ़ना है, ना ये एग्जाम में आते हैं। तफसीली सवालात कुछ अलग तरीके के होते हैं, वो मैं बाद में आपको पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल आपको हर सबक के मुख्तसरीन और मुख्तसर सवाल पर फोकस करना है। देखिए क्या है, मजमून अपनी मदद आप किसने लिखा है? किसने लिखा है? सवाल का जवाब क्या होगा? सर सैयद अहमद खान ने। वेरी गुड। सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। ये लास्ट पिछले हफ्ते जो मैंने पढ़ाया था उसमें आई थी ये बात। खुदा किन लोगों की मदद करता है? खुदा उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। खुदा किन लोगों की मदद करता है? खुदा उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। लफ्ज खैर ख्वाही का मायना बताना है। खैर ख्वाही, खैर ख्वाही का मायना क्या होगा? भलाई चाहना। खैर ख्वाही का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? भलाई चाहना। शख्सी तरक्की की बुनियाद क्या है? बताइए। अभी मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि शख्सी तरक्की की बुनियाद क्या है, मेन चीज क्या है, जड़ क्या है शख्सी तरक्की की? यानी किसी शख्स की तरक्की की बुनियाद क्या है? जब किसी शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश है तो वो उस शख्स की तरक्की की बुनियाद है। शुरुआती लाइन यही थी, यही बताया था ना मैंने। तो शख्सी तरक्की की बुनियाद क्या है? शख्सी तरक्की की बुनियाद जब किसी इंसान में अपनी मदद आप करने का जोश होता है तो वो उस शख्स की तरक्की की बुनियाद है। शख्सी का मतलब होता है शख्स की। शख्सी का मतलब क्या हो गया? शख्स की। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, किसी शख्स की तरक्की की बुनियाद क्या है? तो किसी शख्स की तरक्की की बुनियाद जब उस शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश है तो उस शख्स की तरक्की की बुनियाद है। कौमी तनज्जुल कौन सी बातों का मजमुआ है? देखो मैंने दोनों बात बताई थी, कौमी तनज्जुल और कौमी तरक्की। तो यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है? कौमी तनज्जुल कौन सी बातों का मजमुआ है? तो ये एज इट इज इसका जवाब हो जाएगा। कौमी तनज्जुल मजमुआ है शख्सी सुस्ती का, शख्सी बेइज्जती का, शख्सी बेईमानी का, शख्सी खुदगर्जी का और शख्सी बुराइयों का। ये जवाब इसका हो जाएगा। मुंदरजा जेल अल्फाज के दो दो मुतरादिफ अल्फाज लिखे। देखिए मुतरादिफ अल्फाज का एक अलग सवाल आएगा आपको, वो मैं बाद में बता दूंगा। जैसे साया है, साया का मुतरादिफ बताना है। मुतरादिफ का मतलब पर्यायवाची। तो साया का दूसरा मीनिंग क्या होगा, जिसको हम मीनिंग साया ही निकलता है? अक्स। साया मतलब परछाई। साया का मीनिंग क्या हो जाएगा दूसरा? परछाई या अक्स। क्या हो जाएगा? अक्स। आफियत यानी मोहब्बत। तजवीज मतलब कोशिश करना। और
अलहदा, अलहदा का मतलब होता है अलग करना। इस मजमून में कौम और गवर्नमेंट में क्या मुनासबत बताया गया है, यानी क्या सेम बात बताई गई है, कौम और क्या संबंध है कौम और गवर्नमेंट में। जो मैंने ये बात बताई ना, जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है और उसी के मुआफिक कानून होता है। ये बात बताई मैंने आपको। तो यही सवाल पूछा है कि इस मजमून में, यानी सर सैयद अहमद खां के इस मजमून में कौम और गवर्नमेंट में क्या बात बताई गई है। तो यही बात बताइए कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है उसी के मुनासिब हाल क्या होती है, गवर्नमेंट होती है और उसी के मुआफिक कानून होते हैं। तो ये है पहला सबक जो मैंने पढ़ाया है, समझाया है। इसे आप अपनी कॉपी में उतार लें या फिर इसको रफ कॉपी में उतार लें, जो भी बातें हैं। मेरे हिसाब से जो इसके सवाल जवाब है वो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिए हैं। सवाल जवाब वही हैं जो अपन ने वीडियो में पढ़े हैं, अच्छी तरह से समझे हैं, वो सवाल जवाब भी डिस्कस हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।